पहुंच चुकी है। आने वाले 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली का जंतर मंतर सिर्फ एक और धरने का स्थल नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे संगठित और अनुशासित जन आंदोलन का केंद्र बनने जा रहा है जिसे देश के पेंशन आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर माना जा सकता है। इस बार यह केवल नारों और पोस्टरों तक सीमित विरोध नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहा एक गंभीर रणनीतिक और लक्ष्य केंद्रित संघर्ष है, जिसमें देश के कोने कोने से पेंशन भोगी, मजदूर संगठन और जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देश भर के अनेक सांसद केवल औपचारिक समर्थन देने के लिए नहीं, बल्कि धरने पर बैठने के लिए तैयार दिख रहे हैं। वे पेंशनरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे और सरकार के सामने यह साफ संदेश रखेंगे कि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगें अब टालने लायक नहीं रही, बल्कि तुरंत समाधान की मांग करती हैं। कई सांसद पहले भी ऐसे आंदोलनों में शामिल रहे हैं और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि जंतर मंतर पर नजर आएंगे। यह भी संभव है कि यह संघर्ष 3 और 4 दिसंबर से आगे बढ़कर 5 दिसंबर तक जारी रहे, क्योंकि लड़ाई किसी एक दिन या 2 दिन की नहीं, बल्कि लंबी जंग की शुरुआत है। अब नजर डालते हैं गुजरात पर, जहां से इस आंदोलन को जबरदस्त ताकत और नई दिशा मिली है। गुजरात में श्री RSSC पटेल और श्री बी चौहान के नेतृत्व में एक सशक्त प्रतिनिधि मंडल ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की सभी प्रमुख मांगों को समेटते हुए एक विस्तृत और ठोस मांग पत्र तैयार किया। यह काम केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि लंबी बैठकों, चर्चाओं और सामूहिक मंथन के बाद इस मांग पत्र को अंतिम रूप दिया गया। गुजरात के पेंशनरों, विभिन्न संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे वर्ष भर जिस एकजुटता और अनुशासन का परिचय दिया, उसी का परिणाम है कि यह दस्तावेज इतने सुव्यवस्थित और मजबूत ढंग से तैयार हो सका। यह मांग पत्र सीधे देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तक पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय और श्रम मंत्रालय में उनके निजी सचिवों के माध्यम से यह दस्तावेज शीर्ष स्तर पर रखा गया, ताकि सरकार को यह साफ संदेश मिल सके कि ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज अब सिर्फ सड़कों से नहीं, बल्कि सीधे नीति निर्माताओं की मेज तक पहुंच चुकी है। हमारे जैसे दर्शक और सब्सक्राइबर जब इस तरह की खबरें सुनते हैं तो उन्हें भी यह भरोसा मिलता है कि संगठित और सुनियोजित प्रयास वास्तव में सत्ता के गलियारों तक असर छोड़ते हैं। अब समझते हैं कि ईपीएस 95 योजना है क्या और इससे जुड़े लाखों पेंशन भोगी क्यों इतना बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 एक ऐसी पेंशन योजना है जो निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के सदस्य रहते हैं। जब कर्मचारी नौकरी में होता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है और उतनी ही राशि यानी 12% नियोक्ता की ओर से भी दी जाती है। नियोक्ता के इसी 12% योगदान में से 8.33% सीधे ईपीएस में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जुड़ता रहता है। यानी भविष्य की पेंशन पूरी तरह उस धनराशि पर निर्भर है जो नौकरी के दौरान कर्मचारी और नियोक्ता मिलकर जमा करते हैं। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह तय की थी। उस समय भी यह राशि बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन आज की महंगाई के दौर में 1000 रुपए प्रति महीने का मूल्य लगभग प्रतीकात्मक रह गया है। एक व्यक्ति के लिए यह रकम महीने भर की दवा तक मुश्किल से पूरी कर पाती है। रोजमर्रा के खर्च, किराया, बिजली, राशन और इलाज जैसे जरूरी खर्चों की तो बात ही अलग है। ऐसे में 1000 रुपए की पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर बुजुर्ग पेंशनरों का दर्द समझना मुश्किल नहीं है। यही कारण है कि पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग किसी दया या अनुकंपा की नहीं, बल्कि उनके अधिकार की मांग है जो उनकी पूरी सेवा अवधि के योगदान पर आधारित है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का वर्तमान आंदोलन इसी अन्याय के खिलाफ एक शांतिपूर्ण लेकिन बेहद मजबूत आवाज है। यह आंदोलन पूरी तरह संवैधानिक दायरे में चलाया जा रहा है, ना कोई अव्यवस्था, ना हिंसा, ना ही कानून व्यवस्था का उल्लंघन। यही कारण है कि समय समय पर विभिन्न दलों के सांसदों ने इस संघर्ष को खुले रूप में समर्थन दिया है। जब जब राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर धरना दिया, तब तब कई सांसद वहां पहुंचे, पेंशनरों से मिले, मंच से उनकी पीड़ा सुनी और संसद के भीतर भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। हमारे नियमित दर्शक याद करेंगे कि पहले भी कई बार इस मंच से बताया गया है कि किस तरह जनप्रतिनिधियों ने लोकसभा और राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग रखी है। अब देश कर रहा आज और रुपए दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इसी से ठीक पहले 3 और 4 दिसंबर का यह धरना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कोशिश यह है कि जब सांसद दिल्ली में हो, उसी समय जंतर मंतर की यह आवाज सीधे संसद भवन तक गूंजे। सांसद धरने पर आए पेंशनरों का समर्थन करें
और फिर उसी दिन या अगले ही दिन संसद के भीतर सरकार के सामने यह सवाल उठाएं कि आखिर कब तक ईपीएस 95 पेंशनरों को महज 1000 रुपए की पेंशन पर जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस आंदोलन की रीढ़ माने जाने वाले कमांडर अशोक रावत की। कमांडर अशोक रावत सिर्फ एक पदाधिकारी नहीं बल्कि लाखों पेंशनरों के लिए एक उम्मीद, एक भरोसा और एक मार्गदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। बीते महीनों में उन्होंने लगातार देश के अलग अलग राज्यों का दौरा किया है। चाहे महाराष्ट्र का संभाजीनगर हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या देश का कोई और हिस्सा, वह सीधे पेंशनरों के बीच पहुंचे, उनकी बातें सुनी, स्थानीय नेतृत्व से चर्चा की और उन्हें 3 और 4 दिसंबर के इस निर्णायक आंदोलन के लिए तैयार किया। उनके प्रयासों का असर साफ दिख रहा है। कई राज्यों से बड़ी संख्या में पेंशनरों के दिल्ली आने की तैयारी है। कमांडर अशोक रावत सिर्फ जनसभाओं तक सीमित नहीं है, वह एक कुशल रणनीतिकार की तरह अलग अलग राज्यों के मंत्रियों, सांसदों और प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं। उनसे व्यक्तिगत मुलाकात में पेंशनरों की स्थिति को विस्तार से समझा रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं, पुरानी फाइलों और आदेशों का हवाला दे रहे हैं और उनसे स्पष्ट समर्थन मांग रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है, सरकार पर ऐसा लोकतांत्रिक दबाव बनाया जाए जिसे अनदेखा करना आसान ना हो। हमारे बीच जो भी दर्शक और सब्सक्राइबर लंबे समय से इस मुद्दे को फॉलो कर रहे हैं वे जानते हैं कि लगातार संवाद, दस्तावेजी तैयारी और शांतिपूर्ण आंदोलन यही इस संघर्ष की पहचान बन चुके हैं। अब उस महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं जो हर पेंशन भोगी और हर जागरूक नागरिक के मन में है। क्या निकट भविष्य में ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम 7500 रुपए पेंशन की स्पष्ट गारंटी मिल पाएगी? फिलहाल इसका सीधा और साफ उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रम उम्मीद की एक नई किरण जरूर दिखाते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में न्यूनतम पेंशन सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और बताया जाता है कि मंत्री जी ने समय रहते सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। यह भरोसा सुनकर कई पेंशनरों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन समस्या यह है कि अब तक कोई औपचारिक लिखित आश्वासन सामने नहीं आया है। पेंशन भोगियों की मांग है कि सरकार स्पष्ट रूप से लिखित घोषणा करें कि पेंशन कब से बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी और किन किन वर्गों पर लागू होगी। सिर्फ मौखिक भरोसे पर अब किसी को यकीन नहीं बचा, क्योंकि वर्षों से यह मामला टलता चला आ रहा है। इसी के समानांतर एक उच्च स्तरीय समिति ने भी ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी के पक्ष में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी थी। उस समिति ने दस्तावेजों और आंकड़ों के आधार पर साफ कहा था कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन बेहद कम है और इसे बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक उन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। यही वजह है कि पेंशनरों का धैर्य टूटता जा रहा है और आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। आज की स्थिति यह है कि ईपीएस 95 का यह संघर्ष सिर्फ कुछ बुजुर्गों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य का सवाल बन चुका है। आज जो लोग पेंशन ले रहे हैं, कल कभी वही रास्ता उन कर्मचारियों के सामने भी आएगा जो इस समय नौकरी कर रहे हैं और पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर आज के पेंशनरों को न्याय नहीं मिला तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह की असुरक्षा और संघर्ष का सामना कर सकती हैं। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ पेंशन भोगियों का नहीं, हर कर्मचारी और हर जागरूक नागरिक का मुद्दा है। 3 और 4 दिसंबर को जब जंतर मंतर पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए पेंशन भोगी इकट्ठा होंगे, तब वहां सिर्फ नारों की आवाज नहीं गूंजेगी, बल्कि उनके जीवन भर की मेहनत, त्याग और सेवा की कहानी भी गूंजेगी। हो सकता है कि यह संघर्ष 5 दिसंबर तक भी खिंच जाए, लेकिन यह दिन आने वाले समय में एक ऐसे मोड़ के रूप में याद किए जा सकते हैं जब पेंशनरों ने संगठित होकर अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ देश और सरकार के सामने रखी। अगर सरकार समय रहते फैसले लेती है तो यह 3-4 दिन ईपीएस 95 आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय साबित हो सकते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को दबने ना दें। जो भी दर्शक इस वक्त यह रिपोर्ट सुन रहे हैं, उनसे एक विनम्र अनुरोध है कि इस जानकारी को अपने शहर, अपने गांव, अपने सोशल मीडिया समूहों और अपने परिचितों तक जरूर पहुंचाएं। जितने ज्यादा लोग इस मुद्दे को समझेंगे, उतना ही ज्यादा दबाव व्यवस्था पर बनेगा कि वह पेंशन भोगियों के साथ न्याय करें। अगर आप हमारे बीच नए हैं तो अभी सरकारी रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि पेंशन, श्रमिक अधिकारों और आम लोगों से जुड़े मुद्दे आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें। यह संघर्ष न्याय का संघर्ष है, सम्मान का संघर्ष है और उस भरोसे का संघर्ष है जो एक कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में व्यवस्था पर करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस बार पेंशन भोगियों की आवाज को अनसुना नहीं करेगी और जल्द ही ऐसी ठोस घोषणा करेगी जिससे उन्हें यह भरोसा मिल सके कि उनकी वृद्धावस्था सम्मानजनक ढंग से गुजरेगी। फिलहाल निगाहें 3 और 4 दिसंबर के उन निर्णायक दिनों पर टिकी हैं जब जंतर मंतर पर इतिहास लिखा जाएगा और देश का श्रमिक वर्ग उस इतिहास का प्रत्यक्ष गवाह बनेगा। अभी के लिए इतना ही। इस पूरे विषय पर जो भी अगला बड़ा अपडेट आएगा उसे विस्तार से आपके सामने रखा जाएगा। आप अपनी राय, सुझाव और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर टिप्पणी इस संघर्ष को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।